राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स स्टार्ट इट। हमने कहानी अब तक में पढ़ा था कि किस तरह से रणवीर उसको परेशान करता है माही को और वो बेहोश हो जाती है। और वहीं आदित्य जो है राजवीर से कहता है कि जो है आलिया और निया और वो माही तीनों उसकी बहन हैं और वो आलिया को परेशान ना करे। अब आगे आलिया के इस वक्त सिचुएशन आगे कुआं और पीछे खाई वाली थी, क्योंकि दोनों ही तरफ से उसके लिए मुसीबत ही थी। लेकिन फिर भी आलिया के मन में अपने पिता को लेकर एक खौफ भरा हुआ था, इसलिए उसने अटकते हुए कहा, ठीक ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। रह ही जाने का कोशिश नहीं करनी आलिया, क्योंकि अगर तुम उस दिन वापस नहीं लौटी तो तुम जानती हो ना तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी होगी। आलिया कुछ कहने वाली थी कि तभी सामने से रहेजा ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आलिया खाली नज़रों से अपने फ़ोन को देखने लगी। तभी राजवीर की आवाज़ उसके कानों में आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजवीर की आवाज़ सुनकर आलिया ने सकपकाते हुए पीछे पलटकर राजवीर को देखा, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। आलिया ने अपनी हड़बड़ी छुपाते हुए कहा, वो माही का कॉल आया था, बस उसे कुछ काम था इसलिए। तो राजवीर ने कहा, तो तुम्हें यहाँ कोने में आकर छुपकर बात करने की क्या ज़रूरत थी? आलिया को समझ नहीं आया कि वो क्या बहाना बनाए। तभी उसने बात को बदलते हुआ, वो मुझे चेंज करने जाना है, कहकर आलिया जल्दी से वहाँ से निकल गई। राजवीर ने शक भरी नज़रों से उसे जाते हुए देखा और कहा, डेफिनेटली ये माही का कॉल तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आलिया के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी कि किसी ऐसे का फ़ोन था जिस वजह से ये इतना परेशान हो गई। राजवीर ने फिलहाल इस बात में आलिया से आगे कुछ नहीं पूछा। शाम का वक्त आदिरा जी अपने रूम में आराम कुर्सी पर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। उनकी रूम की लाइट इस वक्त ऑफ थी और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उनके चेहरे पर कुछ परेशानी वाले भाव नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद वो अपनी आराम कुर्सी से खड़े हुए और कबर्ड की तरफ बढ़ गए। रूम में हल्की सी मध्यम सी रोशनी भी थी, जो कुछ रोशनी बड़ी सी ग्लास विंडो से बाहर की तरफ से अंदर आ रही थी, जिस वजह से रूम में हल्का उजाला था। अधिराज जी ने अपने कबर्ड ओपन किया और उसमें से बनी हुई एक ड्रॉर में से एक चाबी बाहर निकाली। फिर उस चाबी को कबर्ड में ही बने हुए एक लॉकर को ओपन किया और उसमें से एक डायरी को बाहर निकाला। अधिराज जी उस डायरी को लेकर वापस आराम चेयर पर आकर बैठ गए और अपना चश्मा सही करते हुए उस डायरी के पन्ने पलटने लगे। कुछ पन्ने पलटने के बाद डायरी में एक फोटोग्राफ पर उनकी नज़र गई। उस फोटोग्राफ में अधिराज जी ने अपने हाथ में पकड़ा और गौर से देखने लगे। उस फोटो को देखकर अधिराज जी की आंखों में कई तरह के इमोशंस नज़र आने लगे और साथ ही में नमी भी। दरअसल वो फोटो अधिराज जी और माही के दादाजी दोनों की थी। उन फोटो में दोनों ही करीब टीनेजर नज़र आ रहे थे। इतने सालों पुरानी फोटो को भी अधिराज जी ने अब तक संभाल कर रखा हुआ था। अधिराज जी ने अपने रूंधे गले से कहा, ओम प्रकाश, बस कुछ दिनों की बात है, तुमसे किया हुआ वादा मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन फिर भी दिल में एक डर है कि कहीं रणवीर के सामने वो राज ना खुल जाए, वरना माही बिटिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इतने सालों से मैं उस राज को अपने सीने में दफन किए बैठा हूँ, उसे सिर्फ तुम जानते हो या फिर मैं। तुम तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर इतनी तो कोशिश करूँगा कि वो राज मेरे साथ ही इस दुनिया से चला जाए, क्योंकि अगर रणवीर के सामने उस राज का खुलासा हुआ तो माही बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। माही बहुत ही मासूम बच्ची है, उसकी इस सब की कोई गलती नहीं है, पर मैं अपने पोते को जानता हूँ, बदले की आग में कुछ भी कर गुजर सकता है, इसलिए मैं उस राज को कभी भी रणवीर के सामने नहीं आने दूंगा। कहते हुए उनकी आंखें भीगने लगीं। तभी किसी ने उसके रूम का डोर ओपन किया। निर्मला जी के अंदर आते हुए कहा, अरे आप ये अंधेरा करके क्यों बैठे हैं? कहकर निर्मला जी ने रूम की लाइट्स ऑन की। इससे पहले कि निर्मला जी अधिराज जी की आंखों में आंसू देख पाती, अधिराज जी ने बड़ी सफाई से अपने आंसुओं को पोंछ लिया और अपना चश्मा भी ठीक करते हुए कहा, बस निर्मला, थोड़ा दिल कर रहा था सुकून में बैठने के, इसीलिए। तो निर्मला जी ने जाकर उनके पास की चेयर पर बैठ गई और बोली, क्या हुआ, आप मुझे थोड़ा उदास लग रहे हैं, सब सही तो है? तो अधिराज जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, सब ठीक है, हमारे घर में कितनी खुशियाँ आई हैं। आज हमारे पास पोते का नामकरण हुआ और कुछ दिन
बाद हमारा पोतों की शादी होगी। तो निर्मला जी ने कहा, पर मुझे आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तो अधिराज जी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई फोटो निर्मला जी को दिखाते हुए कहा, ये देखो, इस वजह से मैं थोड़ा सा सैड हो गया। सोचा था अगर आज ओम प्रकाश होता तो कितना खुश होता ना। आखिर उसकी पोती हमारी घर की बहू बनने वाली है। तुम्हें याद है ना, जब माही बिटिया छोटी थी तब वो अक्सर कर यही कहता था कि मेरी एक ही पोती है और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे घर में जाए जहाँ उसे हर कोई राजकुमारी की तरह रखे। तो दादी ने हंसते हुए कहा, याद है मुझे, और हमारी माही बिटिया तो है ही पहाड़ों की राजकुमारी। तुम्हें पता है ये अच्छा मेरे देवर जी की नहीं बल्कि मेरी भी थी, क्योंकि जब मैंने पहली बार माही को देखा तब वो बहुत छोटी थी। तभी सोच लिया था कि मैं इसे तो अपने रणवीर के लिए मांग लूँगी, और देखो महादेव ने खुद ही सारा संयोग रच दिया। फिर हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए बोली, बस ऊपर वाले सारे काम निर्विघ्न पूरे करे। सॉरी, इट्स निर्विघ्न। जिस दिन से ये सारे काम पूरे हो जाएंगे ना, उसके दूसरे दिन तो मैं हरिद्वार के लिए निकल जाऊंगी और कुछ दिन वहीं बिता कर आऊँगी। तो अधिराज जी ने कहा, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। काफ़ी दिन हो गए ना हम लोग हरिद्वार नहीं गए। निर्मला जी ने खुश होते कहा, यह तो और भी अच्छी बात है। वैसे भी अब जाकर तो आपको आपके काम से फुर्सत मिली है, वरना पूरी ज़िंदगी जब देखो बिजनेस में ही लगे रहते थे। मेरी तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। कहकर निर्मला जी ने झूठ मूठ की नाराज़गी की एक्टिंग की। तो अधिराज जी ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी निम्मू, ऐसी नाराज़ क्यों होती हो? अब तो देखो मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ चलने को तैयार हूँ। निर्मला जी ने कहा, हाँ अब तो तुम्हें जाना ही होगा। नहीं जाओगे तो घसीट कर अपने साथ ले जाऊंगी। निर्मला जी के कहने के लहजे को सुनकर अधिराज जी ठाका लगाकर हंस दिए। चाहे उनकी शादी को कितने भी बरस बीत गए हों, लेकिन उनकी भी छोटी सी नोक झोंक तो चलती ही रहती थी। दूसरा दिन, रजावत पैलेस। अदिति एक लाइट लेमन कलर की साड़ी पहने हुए सोफे पर बैठी हुई थी। अदिति के ऊपर ये कलर बहुत ही ज़्यादा जच रहा था। दादी ने अदिति को झोली में शगुन का सामान डालते हुए कहा, अदिति आज से तुम हमारी हुई और कुछ दिन बाद तुम इस घर की बहू बन जाओगी। तो सुगंधा जी ने अदिति के लाल रंग की चुन्नी उड़ाते हुए कहा, जी माँ जी, मेरी बहू कितनी प्यारी है ना। ऊपर वाले ने तो मुझे चांद जैसी बहू दी है। जाओ, जो कहाँ चला गए। फिर हाथ जोड़कर भगवान से शुक्रिया करते, बस ऊपर वाले सारे चांद जैसी बहू दी है। तभी माही ने कहा, चाची आपने मुझे नहीं कहा कि मैं चांद जैसी हूँ। तो सुगंधा जी ने और दादी दोनों ने हंसते हुए कहा, अरे तू तो पहाड़ों की राजकुमारी है माही। तो माही ने कहा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। फिर दादी ने आदित्य की तरफ देखा जो दूसरे सोफे पर बैठे हुए अपना फ़ोन चला रहा था, या कह सकते हैं कि फ़ोन में देखने की एक्टिंग कर रहा था। दादी ने कहा, तू वहाँ बैठा क्या कर रहा है, इधर आ और हमारी बहू के पास आकर बैठ। हमें देखना है कि दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। आदित्य खड़ा हुआ और अदिति के पास आकर बैठ गया। सुगंधा जी ने दोनों की बलाएं लेते हुए कहा, कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है ऊपर वाले ने, है ना बनाई माँ जी। दादी भी आज बहुत खुश थी। कुछ देर तक यही रोके का प्रोग्राम चलता रहा। फिर उसके बाद आदित्य ने कहा, अगर ये खत्म हो गया हो तो क्या मैं जाऊं? मुझे ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। सुगंधा ने कहा, आज भी तुम्हें काम करना है अद्दी, कम से कम आज तो रहने देता। तो आदित्य ने कहा, मॉम पिछले 2 दिन में मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, और वैसे भी रोके का सारा काम तो खत्म हो चुका है ना, तो अब मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वो रुका और पालने में लेटे हुए अपने बेटे के फूले हुए गालों को हल्का सा पिंच करते बोला, लिटिल रजावत, शाम को आकर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? फिर मैं तुम्हें घूमी घूमी कराने ले जाऊँगा। कहकर आदित्य वहाँ से चला गया। दादी ने फिर से माही से कहा, माही अदिति को अपने रूम में ले जा। फिर मेड से कहा कि सारा सामान ले जाकर अदिति के रूम में पहुंचा दो। मेड ने सारा सामान लिया और उसे अदिति के रूम में तरफ ले गई। माही भी अदिति के साथ उसके रूम में चली गई। दोनों ही वहाँ बैठकर ढेर सारी बातें करने लगी। धीरे धीरे ही सही अदिति की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट रही थी, वही खुशियाँ जो वो डिज़र्व करती थी। आदित्य अपने रूम में गाड़ी की चाबी लिए नीचे आ रहा था
कि तभी उसे सोचकर उसके कदम अदिति की रूम की तरफ बढ़ गए। दरअसल वो कल से ही अदिति से बात करने की कोशिश कर रहा था। अदिति के साथ और कोई ना कोई मौजूद रहता था, जिस वजह से उसे मौका मिल ही नहीं रहा था। उसने कदम खुद ब खुद अदिति की रूम की तरफ बढ़ गए। जब वो रूम में आया उस वक्त माही अदिति के पास बैठे हुए बातें कर रही थी। अदिति ने माही से कहा, माही तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ, मुझे अदिति से कुछ ज़रूरी बात करनी है। माही ने अदिति से कहा, ठीक है, वैसे तो मुझे अपनी स्टडी करने के लिए भी जाना है। कहकर माही ने अदिति से कहा, मैं तुमसे बाद में आकर मिलती हूँ। अदिति ने अपना सिर धीरे से हाँ में लाया तो माही रूम से बाहर चली गई। माही के जाते अदिति ने रूम को डोर अंदर से बंद किया। अदिति को रूम को डोर लॉक करते ही अदिति ने खड़े होते पूछा, आपने डोर क्यों लॉक किया है? तो अदिति ने कहा, ताकि कोई और डिस्टर्ब ना करे। यह सुनकर अदिति के मन ही मन का, कहीं कहने का मतलब क्या है इनका, और बात करने के लिए रूम का दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? अदिति अभी भी यह सोच ही रही थी कि अदिति ने उसके सामने आकर खड़े होकर कहा, क्या हुआ, इतना क्या सोच रही हो? तो अदिति ने कहा, नहीं वो आपने रूम का दरवाज़ा बंद किया ना, तो बस इसी वजह से। तो अदिति ने कहा, डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने आया हूँ, बस तुमसे बात करने आया हूँ, बैठो। अदिति थोड़ा झिझकते हुए वापस बेड पर बैठ गई। आदित्य ने भी उसके बगल में ही थोड़ी दूरी पर ही बैठ गया। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे शुरू करे। दरअसल उसे तो यह भी नहीं पता था कि वो क्या बात करने आया था। वो तो बस अदिति के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता था। काफ़ी देर तक जब आदित्य ने कुछ नहीं कहा तो अदिति ने कहा, कहिए ना, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? तो आदित्य ने मन ही मन कहा, वो मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या बात करनी थी। फिर भी उसने अदिति की तरफ कहा, कोई ज़रूरी बात तो नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। थोड़ा सा वक्त एक दूसरे को देना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब हमारी शादी में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। अदिति को समझ नहीं आया कि वह आदित्य से क्या बात करे। तभी आदित्य ने कहा, कल शॉपिंग के लिए तुम मेरे साथ चल रही हो ना? अदिति ने कहा, वो तुम माही और निया के साथ। अदिति के उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, अरे हम साथ में जाएंगे ना। फिर भी उसने अदिति को कहा, कोई ज़रूरी बात हो तो बता। कोई ज़रूरी बात तो नहीं थी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए, थोड़ा सा वक्त एक दूसरे को देना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब हमारी शादी से ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। अदिति को समझ नहीं आया वह अदिति को क्या बात करे। तभी अदिति, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर। आदि ने कहा, वो मैं तो माही के साथ निया के साथ जाऊंगी। सो कहाँ रह गया? आदित्य ने ऐसे डांटने से अदिति ने जल्दी से अपना सिर वापस किसी बच्चे की तरह नीचे झुका लिया और धीरे से कहा, सॉरी, अब नहीं कहूँ। जस्ट वेट अ मिनट। बस वो एक एपिसोड आगे चला गया था, अभी उसको भी करूँगी इसके बाद। हाँ, आगे अदिति को थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, इसलिए वह आदित्य से नज़र नहीं मिला रही थी, क्योंकि इस वक्त अदिति आदित्य के साथ रूम में थी, वह भी अकेली। वैसे छोटू आव्या भी था, पर वह तो बहुत छोटा बच्चा था। पर अभी अदिति को पता नहीं क्यों अदिति के सामने काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आदित्य उसके चेहरे से साफ देख पा रहा था। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम मेरे सामने इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती हो अदिति? अदिति जो अपने दुपट्टे के कोने को बार बार अपनी उंगलियों में लपेट कर जैसे अपनी घबराहट काबू करने की कोशिश कर रही थी, उसने अपना सिर उठाकर आदित्य की तरफ देखा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य ने कहा, अदिति झूठ मत बोलो, मैंने हमेशा ही नोटिस किया है तुम सबके साथ काफ़ी कंफर्टेबल होकर बात करती हो, लेकिन जैसे ही मेरे सामने आती हो तो घबराने लगती हो। क्या मैंने कभी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की? फिर भी अदिति ने वापस अपना सर नीचे झुका लिया। तो अदिति ने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा, जब मैं बात करूं तो मेरी तरफ देखा करो।
मैं बार बार नीचे क्यों देखने लगती हो? अदिति ने मन ही मन कहा, कैसे कहूँ आपसे कि आपसे नज़र मिलाते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगता है। तभी अदिति ने दोबारा कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अदिति ने यह थोड़ी डोमिनेटिंग लहजे में कहा था, इसलिए अदिति ने जल्दी से कहा, हाँ मैंने सुना, आपने क्या कह रहे हैं? तो अदिति ने कहा, जब भी बात करूँ तो मेरी तरफ देखो करो, ये इधर उधर नज़र मत किया करो, समझी? अदिति ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो फिर अदिति ने कहा, अच्छा देखो, मैं तुमसे जो बात करना चाहता था वो ये है कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए भी काफ़ी अनकंफर्टेबल था और मेरे लिए भी, क्योंकि अभी तो मैं शादी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सिचुएशन भी ऐसी है कि हमें ये फैसला करना ही पड़ा। अदिति ने हैरानी से कहा, क्या आप ये शादी नहीं करना चाहते थे? तो अदिति ने कहा, तुमने मेरी बात ढंग से समझी नहीं क्या? मेरा कहने का मतलब था कि मैं किसी भी लड़की से शादी करने के मूड में नहीं था। और यहाँ तुम्हारी बात थोड़ी हो रही है, तुम्हारे साथ सिचुएशन थोड़ी अलग है, इसलिए मुझे शादी के लिए तैयार होना पड़ा। अदिति समझ गई कि आदित्य क्या कहना चाहता है, इसलिए उसने कहा, मैं आपकी बात समझ गई और मेरे लिए भी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी, वरना मैंने तो सच लिया था कि पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ ही जी लूँगी, क्योंकि अब किसी पर भरोसा करने का मन ही नहीं करता था। तो आदित्य ने पूछा, वैसे अदिति एक बात बताओ कि तुम उस कमीने आकाश के साथ शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई थी? तो अदिति ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, आदित्य जी, मैं एक अनाथ हूँ, रिश्ते के नाम पर मेरे पास कोई भी नहीं था जिसमें मैं अपना कह सकूँ। वही आकाश ने मेरे दिल जीतने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था। मुझे वाकई में लगने लगा कि वह मुझसे प्यार करता है। हाँ, मैं नहीं करती थी, लेकिन मुझे लगा कि शादी के बाद मुझे उससे प्यार हो जाएगा। और वैसे भी जब आपके पास कहने के लिए अपना कोई ना होता है, तब आपको किसी अजनबी से भी अपनापन मिलता है, तो अपना कहीं ना कहीं उसके साथ ही कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मुझे भी उम्मीद थी कि आकाश के साथ मैं अपनी नई ज़िंदगी दुनिया बसाऊंगी, मेरा खुद का परिवार ही होगा। लेकिन उस रात अचानक आकाश का एक्सीडेंट हो गया और फिर कहते कहते अदिति रुक गई, क्योंकि आगे की बात वह दोबारा दोहराना नहीं चाहती थी। अदिति ने भी इस बार कुछ नहीं कहा। उसने अदिति का हाथ अपने हाथ में लिया और उस पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा वह सपना जरूर पूरा होगा। अब देखो, तुम्हारे पास अपनी खुद की एक फैमिली भी है और वो भी बहुत बड़ी। आदित्य ने ऐसा हाथ थामने से अदिति को अपने दिल में एक हलचल सी महसूस हो रही थी, पर उसने अपना हाथ पहले की तरह वापस नहीं खींचा। उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने सही कहा आदित्य, जब मैं आपकी फैमिली से मिली तब मुझे लगा कि वाकई में इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे अनाथ को इतना प्यार दिया। आदित्य ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, ये बार बार मुझे खुद को अनाथ कहना बंद करो। और सो देखिए, ऐसे डांटने पर अदिति ने अपना सिर जल्दी से नीचे झुका लिया और किसी बच्ची की तरह कर धीरे से कहा, सॉरी, अब नहीं कहूँगी। अदिति को इस तरह से खुद से डरते देख अदिति ने अपना लहजा जितना हो सकता था उतना नर्म बनाते हुए कहा, देखो अदिति, अब तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की बहुत बड़ी फैमिली है और सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तो अब तुम अपनी पुरानी बातों को भूल जाओ और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करो। अदिति ने भी धीरे से मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिलाया। तो आदित्य अभी उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। आदित्य ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर अदिति से कहा, चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? वे आदित्य ने पालने में सो रहे अपने छोटू से बेबी के गालों पे हल्का सा सहलाया और रूम से बाहर निकल गया। आदित्य के जाते ही अदिति मुस्कुराकर वापस बेड पर बैठ गई। ये वाकई में कितने अच्छे हैं, मैं तो ऐसे ही इनसे डरती रहती हूँ और इन्होंने गलत क्या कहा? वाकई है, भगवान ने मुझे इतनी बड़ी और प्यारी सी फैमिली दी है और सब कितने अच्छे हैं यहाँ पर। सोचकर अदिति की आंखों में चमक आ गई और उसे तो लग रहा था पता नहीं उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि भगवान ने उसकी झोली खुशियों से भर दी। उसके जीवन में इतनी खुशियाँ आ गई थी कि वो धीरे धीरे कर अपने अतीत के सारे दुखों को जैसे भूलने लगी थी। वो उठकर अपने बेटे के पास गई और घुटनों के बल उसके पालने के पास बैठ गई और अपनी उंगली से उसके फूले हुए गालों को सहलाते हुए बोली,
पता है अव्यान, पहले तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्र करती थी कि वो अकेले तुम्हारी ज़िम्मेदारी कैसे उठाएगी, क्योंकि ये दुनिया तो बहुत बड़ी और बहुत बेरहम है। लेकिन फिर भी मैं कैसे भी करके तुम्हें इस दुनिया में प्रोटेक्ट करती और तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाती। लेकिन जब से तुम्हारे डैड हमारी लाइफ में आए हैं, मेरी वो चिंता पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब पूरी दुनिया से तुम्हारे डैड ही हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अभियान भी जैसे नींद में अपनी माँ की बातें को सुन रहा था और कोई प्यारा सा सपना देख रहा था, जिस वजह से उसके फेस पर एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई। अभियान की नींद में मुस्कुराते देख अदिति की मुस्कुराहट और भी बढ़ गई, क्योंकि मासूम बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो वाकई में उनसे ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा कोई नहीं होता। रात गहरी हो गई थी, लेकिन अभी तक राजवीर वापस मैंशन नहीं लौटा था। वहीं आलिया की आंखों में नींद ही उड़ी हुई थी। उसके जहन में बार बार अपने डैड की कही हुई बातें गूंज रही थी। वो पूरे कमरे में इधर से उधर बेचैनी से चहलकदमी करते हुए बोली, मैं कैसे जाऊंगी? अगर राजवीर को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, वो मुझे जाने नहीं देंगे। और अगर मैं नहीं गई तो डैड को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे किसी न किसी तरीके से अपने साथ ले ही जाएंगे और फिर वो मेरे साथ जो करेंगे। याद करते ही आलिया को अपना बचपन याद आने लगा, जब वो छोटी छोटी बातों पर रहीजा पूरी तरह से टॉर्चर करता था। कई दिन तक तो वो उसे खाना तक नहीं दिया जाता था और कई बार उसे डंडों से पीटा जाता था। ये याद कर, यहाँ पे अदिति नहीं आएगा, यहाँ पे आलिया आएगा। आलिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और धम से वहीं बेड पर बैठ गई। तभी उसके कानों में पुरानी बुरी याद किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उस वक्त आलिया सिर्फ 14 साल की थी। फ्लैशबैक। छोटी सी आलिया हॉल में डरी सहमी सी खड़ी हुई थी और डर से कांप रही थी। वह रहीजा अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे देख रहा था। रहीजा ने सर्द लहजे में कहा, क्या तुमने दिल से मेरा डर खत्म हो गया आलिया? फिर एक क्रूअल हंसी के साथ कहा, कोई बात नहीं, आज जो मैं तुम्हें सजा दूंगा वो तुम पूरी ज़िंदगी याद रखोगी और फिर कभी भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करोगी। कहते हुए रहेजा ने अपने पास में ही खड़े सर्वेंट की तरफ देखा, उसे कुछ इशारा किया। सर्वेंट अपना सिर झुकाए वहाँ से चला गया और कुछ ही देर में वो एक बड़ी सी ट्रे पकड़े हुए वापस आया। उस ट्रे में मिट्टी से तपाई गई 2 सलाखें रखी हुई थी। रहेजा ने ट्रे से रखी हुई उन लाल सुर्ख सलाखों को हैंडल से पकड़े कर उठाया और आलिया की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई खूंखार शेर अपने शिकार को देख रहा हो। आलिया डर की वजह से पीछे की तरफ जा रही थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए और लगभग गिड़गिड़ाते हुए ही जा रही थी, प्लीज़ डैड, मैं आज के बाद बिल्कुल आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी और जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मासूम आलिया की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह अपने साथ स्कूल में पढ़ने वाली एक सहेली के साथ हवेली के बाहर एक बाग में खेलने चली गई थी और उसके लिए उसने अपने डैड से परमिशन नहीं ली थी। लेकिन बेरहम रहीजा ने आलिया के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसने अपने नौकर को हुक्म देते हुए कहा, पकड़ो इसे। अपने मालिक का ऑर्डर मिलते ही वो दोनों नौकर आलिया को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगे। आलिया किसी डर और सहमे से खरगोश की तरह उन दोनों नौकरों को देख रही थी और रोए जा रही थी। इससे पहले कि वो दोनों नौकर आलिया को पकड़ते, आलिया जल्दी से पलटकर वहाँ से भागने लगी। लेकिन उससे पहले उन दोनों ने आलिया के दोनों बाहों को कसकर पकड़ लिया। रहेजा ने एक क्रूअल हंसी के साथ आलिया को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसने अपनी डरा देने वाली लाल सुर्ख आंखों से देखते हुए कहा, आज की सज़ा तो मेरे जहन में वो छाप छोड़ेगी आलिया कि तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, तब भी तुम मेरी बात मानने के लिए मजबूर होगी। आज की सज़ा तुम्हारे दिल और दिमाग में एक खौफ की तरह हमेशा याद बनकर रह जाएगी। उन दोनों नौकरों ने आलिया के पेट के बल वहीं टेबल पर ही लिटा दिया। आलिया उनसे छूटने के लिए तेज तेज चिल्ला ही रही थी, एक ही बात बोले जा रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, आप जैसा कहेंगे मैं वही करूँगी। लेकिन तभी बेरहम रहेजा ने उन दोनों सलाखों को आलिया की पीठ पर जोर से प्रेस किया। वो गर्म लाल सलाखें आलिया के कपड़ों को भेदती हुई इसकी नाजुक सी स्किन पर जैसे गड़ गईं। इसी के साथ आलिया के मुंह से निकली दर्द भरी चीख से पूरी हवेली गूंज उठी। छोटी सी नाजुक सी आलिया इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई
और धीरे धीरे वह चीख पूरी तरह शांत हो गई क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। रईजा ने उन दोनों सलाखों को दूर फेंका और अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मन तो चाहता है तुम्हें खत्म कर दूं आलिया, लेकिन अभी तुमसे मेरा एक खास मकसद जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा उस दिन अपनी एक ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। फिर अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, ले जाओ और इसे इसके रूम में जाकर फेंक दो। कहकर रईजा वहां से निकल गया। फ्लैशबैक एंड। आज भी अपनी उस बुरी याद को याद कर आलिया का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो डर से कांप रही थी और एकदम से लगभग चीखते हुए खड़ी हुई, नहीं नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा। तभी आलिया को जैसे होश आया और उसने अपने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाते हुए देखा। तब उसे पता चला कि वो इस वक्त राजवीर के घर में है। आलिया ने अपने चेहरे पे एक पसीने को छू कर देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे वो उस पुरानी बुरी याद को दोबारा जी रही हो। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी रूम का डोर ओपन हुआ और राजवीर अंदर आया। राजवीर देखकर कुछ पल के लिए आलिया के कदम रुक गए। राजवीर ने भी जब आलिया की तरफ देखा तो उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? आलिया ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, नहीं कुछ नहीं। राजवीर उसकी तरफ बढ़ा, उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? आलिया राजवीर को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं तो कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही ऑफ था ना, इसलिए शायद इस वजह से, और मैं सो गई थी तो मैंने एक बुरा सपना देखा था, बस उसी वजह से मुझे पसीने आ रहे हैं। कहकर आलिया ने अपनी नज़रें झुका ली। राजवीर थोड़ा डाउटफुल नज़र से उसे देख रहा था, लेकिन फिर उसने दोबारा उसे कुछ नहीं पूछा, कहा, ठीक है जाओ। राजवीर ने ऐसे कहती आलिया जल्दी से भागकर वॉशरूम के अंदर चली गई और डोर बंद कर वॉशरूम के डोर से सटकर खड़ी हो गई। उसकी दिल का धड़कनें इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। वो वहीं डोर से सटकर नीचे ही बैठ गई। यही कारण था कि आलिया हमेशा डरी सहमी रहती थी, क्योंकि उसका बचपन हमेशा ही डर के साए तले में पला था और वो डर खुद उसके बाप का था। जब उसके अपने ही उसकी दर्द की वजह हो तो भला वो किस पराये पर क्या भरोसा करती। इसलिए आलिया ने राजवीर को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि राजवीर का इमेज भी आलिया की नज़रों में कुछ अच्छी नहीं थी। उसके लिए तो अपनी ज़िंदगी अब ऐसी हो गई थी जैसे दो शैतानों के बीच में फंस गई हो। कुछ देर बाद आलिया ने अपने चेहरे पर ठंडे पानी की छींटें मारकर खुद को रिलैक्स किया। आलिया जब रूम के बाहर आई तो उस वक्त राजवीर वहीं सोफे पर बैठा हुआ अपना फ़ोन चला रहा था। राजवीर को देखकर आलिया नज़र चुराकर रूम से बाहर जाने लगी थी। तभी राजवीर जिसे आलिया ने वॉशरूम के बाहर आने का एहसास हो गया था, उसने बिना आलिया की तरफ देखे हुए कहा, कहाँ जा रही हो? राजवीर की आवाज़ सुनकर आलिया के पैर जहाँ थे वहीं थम गए। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, वो बाहर। तभी राजवीर ने कहा, इधर मेरे पास आकर बैठो। आलिया पहले तो असमंजस की स्थिति में वहीं खड़ी रही। तभी राजवीर ने दोबारा आलिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या मेरी बात सुनाई नहीं देती है? राजवीर की बात सुनकर आलिया जल्दी से आकर दूसरे सोफे पर बैठ गई। राजवीर ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? आलिया ने पूछा, क्यों, आपको मेरा फ़ोन क्यों चाहिए? तो राजवीर ने कहा, सवाल के बदले सवाल करने की आदत कब चाहिए तुम्हारी? मैंने कहा तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? आलिया ने अब कुछ भी नहीं कहा और उठकर बेड के टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाकर राजवीर की तरफ बढ़ा दिया और वापस अपनी जगह बैठ गई। राजवीर ने फ़ोन ओपन किया तो देखा कि वो पासवर्ड लॉक था। फिर उसने दोबारा कहा, पासवर्ड क्या है तुम्हारा? आलिया ने कहा, पर क्यों जानना है आपको? राजवीर ने वापस अपनी सर्द निगाहों में आलिया को घूरा तो आलिया ने जल्दी से अपना पासवर्ड बता दिया। राजवीर ने पासवर्ड एंटर किया तो उसी के साथ आलिया का फ़ोन ओपन हो गया। आलिया कभी राजवीर को देख रही थी तो कभी अपने फ़ोन की तरफ कि आखिर राजवीर उसके फ़ोन में क्या कर रहा है। तभी आलिया के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी और वो घबराई नज़रों से राजवीर के फेस को बनते बिगड़ते भावों को देखने लगी। आलिया ने मन ही मन कहा, थैंक गॉड आलिया कि तूने डैड का नंबर उसी वक्त डिलीट कर दिया था और कॉल हिस्ट्री में वो नंबर नहीं है। अगर राजवीर उसे देख लेते तो तुझसे तो कई तरह के सवाल पूछते। इसी के साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।